नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी यानी कि निःशुल्क रूप से आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम लोग अभी हमारी क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के बारे में चल रही है। इसमें हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि हम एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं मैं इसमें भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें मैं उसका एक जनरल इंट्रो टाइप की वीडियो डाला था। इस आज की जो मेरी वीडियो है दोस्तों, उसमें है भारतीय संविधान की विशेषताएं और भारतीय संविधान बनाने के पीछे क्या कारण थे और भारतीय संविधान के बनने पर क्या आलोचनाएं हुई, इस चीज़ के बारे में आज की वीडियो है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों कि हम जो इंडियन पॉलिटी की क्लास करा रहे हैं, ये आपको यूपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस और जो अदर स्टेट के पीसीएस होते हैं एग्ज़ाम, उनके लिए, और जो एसएससी, एमपी व्यापम ऐसे जो एग्ज़ाम होते हैं जिनमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से एक स्पष्ट और निःशुल्क और विस्तृत रूप से अध्ययन कराया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है मेरी, उसमें मैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आप लोगों को बताता हूं। तो इसमें सबसे पहले जो भारतीय संविधान की विशेषता है, तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग जान जाइए कि जो भारतीय संविधान है वह 26 नवंबर 1949 इस दिन को भारतीय संविधान अपनाया गया था। दोस्तों, क्या हुआ था कि भारतीय संविधान को अपनाने के बाद 1949 के बाद कई बार भारतीय संविधान में संशोधन करके नई चीज़ें जोड़ी गई। जैसे एक संविधान संशोधन था 42वां, जो 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। इसको भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? इसको भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है दोस्तों। ये चीज़ भी आप लोग जान जाइएगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। इसमें कई चीज़ें ऐड की गई हैं, धीरे धीरे इसमें निरंतर बदलाव किए गए हैं भारतीय संविधान में। और अब देखते हैं हम लोग इसकी विशेषताएं। तो जो भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे पहली जो इसकी विशेषता है, वो है इसका सबसे लंबा और लिखित संविधान। तो जो सबसे लंबा और लिखित संविधान का मतलब है दोस्तों, तो आप लोग सबसे पहले ये जान जाइए कि संविधान जो क्या होता है। तो संविधान एक मूल दस्तावेज होता है दोस्तों। इसमें शासन की कार्य पद्धति यानी कि शासन का कार्य संचालन कैसे होगा, ये सब चीज़ें संविधान के माध्यम से सरकार को निरंतर रूप से प्राप्त होती हैं। यानी कि कार्य का संचालन कैसे करना है, ये संविधान द्वारा निर्धारित होता है। तो जो संविधान है दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान, एक होता है दोस्तों क्या होता है लिखित संविधान, और दूसरा होता है अलिखित संविधान। तो जो लिखित संविधान है दोस्तों, जैसे अमेरिका का संविधान, और अलिखित संविधान यानी कि जैसे ब्रिटेन का संविधान, यह एक ऐसा संविधान है, यह मौखिक रूप से, वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। कहाँ? ब्रिटेन में। और वहीं भारतीय जो संविधान है दोस्तों, वो लिखित भी है और सबसे लंबा संविधान है। यानी कि जो दूसरे देश हैं, अन्य देशों के अपेक्षा भारतीय संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो दोस्तों, क्यों लंबा और भारतीय संविधान है? तो इसमें क्या हुआ है कि जब मूल संविधान बना था, यानी कि 1949 में जब अपनाया गया था भारतीय संविधान को, तब इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि इसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 क्या थे? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल थे किसमें? भारतीय संविधान में। वहीं अगर वर्तमान की बात की जाए दोस्तों, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो 22 भाग थे, अब 25 भाग हो गए हैं दोस्तों वर्तमान में। और जो 8 अनुसूचियाँ थीं मूल संविधान में, अब वो बढ़ा करके 12 अनुसूचियाँ कर दी गई हैं, और वहीं पे 470 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल भारतीय संविधान में अब हो गए हैं दोस्तों। जो
395 मूल संविधान में थे जब 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इस प्रकार से भारतीय संविधान एक लंबा विस्तृत संविधान बन गया दोस्तों। जो सेकेंड हमारी विशेषता है दोस्तों, वो है विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी कि भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया उदार संविधान है, इसको कहा जाता है। यानी कि दूसरे देशों के संविधान से और 1935 का जो अधिनियम था, ब्रिटिश अधिनियम, उससे कई चीज़ें भारतीय संविधान में शामिल की गई, जैसे राज्यपाल का पद और ऐसी न्यायपालिका, संघीय व्यवस्था और जो भारतीय प्रशासनिक सेवा और संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, और जो इसमें क्या था कि एक चीज़ इसमें आपातकालीन सेवाएं, यानी कि जो आपातकालीन सेवाएं होंगी वो केंद्र द्वारा लागू की जाएंगी राज्यों के ऊपर। ये चीज़ें कहाँ से ली गई थी दोस्तों? ये ली गई थी 1935 वाले अधिनियम से। वहीं अगर देखते हैं कि दूसरे देशों से हमारे संविधान में, तो जो मूल अधिकार वो अमेरिका के संविधान से, और संसदीय प्रणाली, नागरिकता, एकल नागरिकता, ये हमें कहाँ से ली गई दोस्तों? ये हमें ब्रिटेन के संविधान से ले करके और भारतीय संविधान में पुट कर दिया गया। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया था दोस्तों? समवर्ती सूची का प्रावधान। और कनाडा से भी कई चीज़ें ली गई कनाडा के संविधान से, जैसे संघीय तंत्र और जो राज्यपाल का मतलब नियुक्ति है, ये ऐसी चीज़ें कई संविधान से, यानी कि दूसरे देशों के संविधान से भारत में ले करके और भारत को एक लंबा और विस्तृत संविधान बनाया गया। तो इसलिए कहा गया इसकी विशेषताओं में कि यह विभिन्न स्रोतों से विहित है, यानी कि कई स्रोतों से भारतीय संविधान में चीज़ें ऐड की गई। जो इसका जो तीसरा है दोस्तों, वो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्या है? नम्रता है। नम्रता एवं अनम्रता है। अनम्रता। तो इसमें क्या है कि नम्रता एवं अनम्रता का समन्वय, यानी कि भारतीय संविधान जो है उसमें यह कठोर और यह ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। जैसे अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान है, उसमें जो भी चीज़ें ऐड की जाती हैं, यानी कि संशोधन किया जाता है, उसमें विशेष बहुमत वाला संशोधन किया जाता है। और वहीं पे एक होता है साधारण रूप से, यानी कि उसमें चीज़ें संशोधन कर दी जाएं। जैसे ब्रिटेन का संविधान है वो एक लचीला, तो भारतीय संविधान न तो लचीला है और न कठोर संविधान है, यह दोनों का समन्वय, यानी कि नम्रता और अनम्रता का समन्वय है। भारतीय संविधान में अगर कोई चीज़ संशोधित करके ऐड की जाती है भारतीय संविधान में, तो यह दो प्रकार से की जाती है। आर्टिकल 368 है दोस्तों, जिसमें संविधान संशोधन की बात की गई है, उसके तहत भारतीय संविधान में दो तरह से संविधान संशोधन किया जाता है। जैसे कि विशेष बहुमत द्वारा, यानी कि क्या होता है कि दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3, यानी कि दो तिहाई बहुमत और सदन में उपस्थित सदस्यों का कुल बहुमत, ये होता है दोस्तों विशेष बहुमत। और एक प्रकार से और संशोधन भारतीय संविधान में होता है, वो है विशेष बहुमत और कुल राज्यों के, यानी कि आधे राज्यों से अधिक जो राज्य हैं उनकी सहमति से संविधान संशोधन किया जाता है। तो दो प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान को क्या कहा गया है कि यह न तो लचीला है और न कठोर संविधान है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन दो प्रकार से, एक विशेष बहुमत द्वारा और एक विशेष बहुमत प्लस कुछ राज्यों, यानी कि आधे से अधिक राज्यों की अनुमति के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। इस प्रकार अब इसके बाद हम जो चौथी विशेषता देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है कि
चौथी विशेषता इसमें है दोस्तों, एक मिनट, हाँ चौथी ये है एकात्मकता की ओर झुकाव और संघीय व्यवस्था। यानी कि जो भारतीय संविधान है दोस्तों, इसमें अमेरिका में क्या है कि अध्यक्षीय प्रणाली लागू है और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली। तो हम लोग क्या किए हैं कि अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है ये, और एकात्मकता की ओर झुकाव यानी कि जो अध्यक्षीय प्रणाली होती है जैसे अमेरिका संविधान में है, और वहीं संसदीय प्रणाली जैसे ब्रिटेन में है। तो हम लोग ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली को अपनाए हैं। उसमें क्या हुआ कि संघीय व्यवस्था को मजबूत स्थिति पर दी गई है। जैसे कि केंद्र, भारतीय संविधान में क्या है कि केंद्र को यानी कि संघ को एक मजबूत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें क्या होता है कि यह एक मजबूत संघ होगा जिसका प्रभुत्व राज्यों पर होगा। यानी कि राज्यों में नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा, वो है संघ के माध्यम से। और जो भारत की संसदीय प्रणाली है उसको वेस्टमिंस्टर रूप प्रणाली कहा गया है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली। और ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये भारतीय संविधान में ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। इसमें क्या है दोस्तों कि भारत का संविधान संघीय सरकार की व्यवस्था करता है। इसमें संघ के सभी लक्षण जैसे दो सरकारें यानी कि एक केंद्र की सरकार होगी और एक राज्य की सरकार होगी, और शक्तियों का विभाजन यानी कि जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 प्रकार से होता है दोस्तों। एक केंद्र सूची और एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची होती है। यानी कि जो शक्ति का विभाजन होगा वो केंद्र में अलग होगा और राज्यों में अलग होगा। और जो लिखित संविधान है और वहीं संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता से मतलब ये है कि जो भी कार्य संचालन सरकार द्वारा किया जाएगा वो संविधान के तहत किया जाएगा। और संविधान की कठोरता यानी कि जो संविधान है वो कठोर रूप में है। और स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और द्विसदनीयता यानी कि द्विसदन यानी कि केंद्र में क्या होगा दोस्तों, एक होगा लोकसभा और एक होगा राज्यसभा, और वहीं राज्यों में भी विधानमंडल और विधान परिषद होगी, यानी कि द्विसदन प्रणाली भी होगी। यही है संघीय व्यवस्था। भारत में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्याय व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति जो केंद्र द्वारा की जाएगी, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन उपबंध जो केंद्र द्वारा राज्यों में लगाए जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारी चौथी विशेषता यानी कि एकात्मकता की ओर झुकाव। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि संघ को एक मजबूत तरीके से बताया गया है। संघ यानी केंद्र सरकार की संघीय व्यवस्था बताई गई है। अब हम लोग देखते हैं सरकार की संसदीय प्रणाली जो ब्रिटेन से ली गई है। इसमें क्या कहा गया है कि ये वास्तविक एवं नाम मात्र की एक कार्यपालिका होगी। जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद नाम मात्र का होता है दोस्तों, और एक होता है कि बहुमत प्राप्त वाले दल को सत्ता की प्राप्ति होगी। जैसे कि लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा उसकी सरकारें बनेंगी, वहीं राज्य में विधानसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा उसकी सरकार बनेगी। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही यानी कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही होगी, ये संसदीय प्रणाली में कहा गया है। वहीं विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता के बारे में भी बताया गया है कि विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता अनिवार्य है। और एक चीज़ और बताई गई है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व यानी कि केंद्र में प्रधानमंत्री नेतृत्व करता होंगे और राज्यों में मुख्यमंत्री जो राज्यों के होंगे वो नेतृत्व करता होंगे। निचले सदन का विघटन, ये भी भारतीय संसदीय प्रणाली में बताया गया है कि जो निचला सदन होगा यानी कि लोकसभा और राज्यों में विधानसभा, तो इनका क्या होगा दोस्तों, इनका विघटन हो सकता है। लेकिन जो ऊपरी सदन है जैसे राज्यसभा हो गया और यहाँ विधान परिषद राज्यों में इनकी क्या होती है, इनका विघटन नहीं होता है दोस्तों। इस प्रकार हम लोग देख लिए कि जो भारतीय संविधान की 5वीं विशेषता वो संघीय रूप में थी।
अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की जो 6वें नंबर की विशेषता है, यानी कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। यानी कि जो संसदीय संप्रभुता है और जो न्यायिक सर्वोच्चता, यानी कि जो हमारे भारत में न्यायिक यानी कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता है और संसदीय संप्रभुता है, दोनों में समन्वय भारतीय संविधान में देखा जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो संसद की संप्रभुता का नियम है वो ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, और वहीं जो न्यायिक सर्वोच्चता है ये कहाँ से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से जुड़ा गया है। और भारतीय प्रणाली, जो भारतीय सांसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश प्रणाली से ठीक भिन्न है। और भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा जैसी शक्ति है जो अमेरिका संविधान से मिलती हैं। और इसमें क्या होता है कि जो विधि की नियत प्रक्रिया है, प्रावधान है, विधि के तहत प्रक्रिया का प्रावधान, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में क्या लिया गया कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि दोनों चीज़ें भारत में, दोनों चीज़ों को सम्मिलित रूप से लिया गया। इसलिए भारतीय संविधान को ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन स्थापित किया गया है, दोनों चीज़ों को भारतीय, जहां एक और सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति जो संसद की होती है उसमें वह संशोधित कर सकती है, यानी कि संविधान में संशोधन हो सकता है। और संविधान को बचाने का कार्य कौन करती है, न्यायालय, वो भी, यानी कि दोनों चीज़ें भारत में अपनाई गई हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो 7वीं है भारतीय विशेषता भारतीय संविधान की, वो है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि भारतीय जो संविधान है यह ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एक एकीकृत व्यवस्था के रूप में है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र में अपने आप में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। राज्यों में जो हाई कोर्ट होते हैं वो स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका के रूप में गठित हैं, और उनके जो नीचे वाले न्यायपालिका होती हैं वो भी एक स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। यानी कि वो अपने न्यायाधीशों को नियुक्ति, उनकी जो न्यायिक प्रक्रिया है इसमें वो स्वतंत्र हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत है जहां शीर्ष न्यायालय है वो जो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। इसलिए जो कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय को वो संविधान का संरक्षक कहा गया है, यानी कि यह संविधान की संरक्षा करती है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में इसकी स्वतंत्रता है, इसमें कई प्रावधान हैं, जैसे कि प्रावधान है इसमें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये उसकी स्वतंत्रता है। न्यायाधीशों की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित जो सेवा शर्तें हैं वो कौन निर्धारित करेगा? न्यायालय निर्धारित करेगी। और जो संचित निधि से खर्च हैं इनका भी इन पर क्या रोक भी लगा सकती है? कौन? न्यायालय। और जो विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर जो चर्चा यानी कि रोक होगी वो भी न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई। और जो न्यायालय यानी कि जो अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी न्यायपालिका को है। इसलिए कहा गया है कि एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान में विद्यमान है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों जो 8वां है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि यह इसमें एक मिनट मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों कि यह संविधान के तीसरे भाग यानी कि जो संविधान के तीसरे भाग है इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये ऐसे अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं जो मौलिक अधिकार हैं, यानी कि नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान किए गए हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। अगर इन अधिकारों में कोई
संशोधन होता है या कि सरकार द्वारा रोक लगाई जाती है तो नागरिक सीधे कहाँ जा सकते हैं दोस्तों, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। वहीं जो दूसरी विशेषता बताई गई है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है जो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों कि यह इसमें सामाजिक और एक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया है और समाज में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की व्यवस्था बताई गई है नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। यानी कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह नागरिकों के लिए ऐसी योजनाएं बनाए जिसमें नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से उनकी क्या हो चुकी हो उसमें नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक रूप से एक समान माना जाए और इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था बताई गई है किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। दोस्तों जो हमारा भाग 4 वाली वीडियो आएगी उसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य दोस्तों जो भारतीय संविधान की 10वीं विशेषता है, इसमें बताया गया है मौलिक कर्तव्य दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि एक स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। कब बनी थी दोस्तों, 1976 के 42वें संविधान में स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। उनके अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को रखा गया जो कहाँ से लिया गया दोस्तों, वो यूएसएसआर यानी कि जो अभी रूस है, इसके पहले एक जो यूएसएसआर नाम का एक देशों का संगठन था उससे लिया गया था मौलिक कर्तव्य। इसमें बताया गया है कि नागरिकों का क्या कर्तव्य है, यानी कि वह देश की संप्रभुता की रक्षा करें और देश के राष्ट्रगान, देश के तिरंगे, इसका क्या इनके सम्मान करना है और उनकी क्या क्या कर्तव्य हैं, ये चीज़ें बताई गई हैं। इसको हम विस्तृत रूप से जब भारतीय संविधान के भाग 4 का पढ़ेंगे, इसमें हम लोग विस्तृत रूप से मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब जो 11वीं इसकी है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी भारतीय संविधान में सार्वभौमिक यानी कि वयस्क मताधिकार, यानी कि जो मताधिकार होगा वो वयस्क यानी कि 18 साल के ऊपर के जो भी आयु वर्ग के पुरुष या महिला होंगी उनको मतदान देने का अधिकार भारतीय संविधान में बताया गया है दोस्तों। एकल नागरिकता का प्रावधान, ये भारतीय संविधान में 13वीं विशेषता है, यानी कि यह ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। इसमें यह बताया गया है दोस्तों कि जो भारतीय संविधान है यानी कि भारत में रहने वाले जो भी लोग हैं यहाँ पर एक ही नागरिकता उनको प्राप्त होगी। कि ऐसे अगर अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो वहाँ पर दो नागरिकता का प्रावधान, यानी कि केंद्र में अलग नागरिकता और जो जिस राज्य में निवास करते हैं निवासी वहाँ की अलग नागरिकता होती है। लेकिन भारत में चाहे वो कहीं भी रहे, किसी भी राज्य में रहे, भारत की नागरिकता एक ही होगी। इसलिए भारत को कहा गया है, भारतीय नागरिकता को एकल नागरिकता के रूप से जाना गया है। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी थी। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्र निकाय। दोस्तों जो भारतीय संविधान की विशेषता है यानी कि 14वीं, उसमें बताया गया कि स्वतंत्र निकाय संविधान दोस्तों क्या होता है कि न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है बल्कि यह एक स्वतंत्र निकाय की भी व्यवस्था करता है भारतीय संविधान। जैसे संसद तथा राज्य विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं और भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति का इनका जो चुनाव होता है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। और वहीं एक होता है कि जो भारत के यानी केंद्र के और राज्य के जो खातों का अंकेक्षण होता है, यानी कि खातों की देख रेख, कहाँ पे कितने पैसे खर्च किए गए हैं, ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, वो नियंत्रक एवं महालेखाकार के द्वारा किया जाता है, जो भारतीय संविधान में एक संरक्षक के रूप में इसका पद की व्यवस्था की गई है। एक संघ लोक सेवा आयोग जो राज्य प्रशासनिक
प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें भी बताया गया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो केंद्र के द्वारा नियुक्ति होगी इनकी और ये राज्यों में अपनी सेवाएं देंगे। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, जिसमें राज्य के सेवाओं के बारे में बताया गया कि वह अपने अधिकारियों की नियुक्ति और उनसे जो सेवाएं ली जाएंगी वो राज्यों द्वारा निर्धारित होंगी। इस प्रकार से बताया गया है कि यह भारतीय संविधान एक स्वतंत्र निकाय है, यह इसकी विशेषता बताई गई थी दोस्तों। अब हम लोग जो देखते हैं आपातकालीन उपबंध, यानी कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध के बारे में भी चर्चा की गई है दोस्तों। यह 3 तरह के आपातकालीन उपबंध के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। सबसे पहला क्या होता है दोस्तों कि युद्ध, आक्रमण यानी राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है दोस्तों? यह 352 यानी कि आर्टिकल 352 के तहत लगता है। इसमें क्या होता है कि युद्ध यानी कि कोई भी देश भारतीय देश पर हमला करता है, भारत जैसे देश पर हमला करता है, आक्रमण और सशस्त्र जो विद्रोह होगा उसके द्वारा यह आपातकाल लागू होगा। यानी कि राष्ट्रीय अशांति, भारत में राष्ट्रीय अशांति फैल जाती है, तब 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान रखा गया है। वहीं राज्य में आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत जो संवैधानिक तंत्र की असफलता यानी कि राज्यों द्वारा संवैधानिक तंत्र की असफलता यानी कि वो सरकार नहीं चला पाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन यानी कि केंद्र का हस्तक्षेप लागू हो जाता है आर्टिकल 365 के तहत। और जो आर्टिकल 360 है उसमें क्या होता है कि वित्तीय आपातकाल लागू होता है दोस्तों। कहाँ वित्तीय आपातकाल राज्यों में केंद्र के द्वारा लागू किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद एक और दोस्तों हम लोग देखते हैं कि त्रिस्तरीय, यहाँ पे लिखा हुआ तो शायद है, 1 मिनट दोस्तों, हाँ है, त्रिस्तरीय सरकार। इसमें क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय सरकार बताई गई है, यानी कि यहाँ पर 3 तरीके से, एक होगी केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक अभी नए भारतीय संविधान में बनाया गया है जिसमें पंचायत यानी कि पंचायती व्यवस्था, ये त्रिस्तरीय सरकार है लागू होती है भारतीय संविधान में। ऐसी त्रिस्तरीय सरकारें किसी भी देश में लागू नहीं है दोस्तों, ये केवल भारतीय संविधान में ही लागू है। ठीक है, हम इसके बारे में अभी हम लोग विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे दोस्तों। एक और है भारतीय संविधान की विशेषता, वो है सहकारी समितियां, जो भारतीय संविधान में 97वां यानी कि 97वां जब संविधान संशोधन हुआ था 2011 में 11 में, उसमें सहकारी समितियां जोड़ी गई थी। इसमें क्या किया गया था कि यह मौलिक अधिकार एक बना दिया गया था अलग से एक संविधान संशोधन करके, और इसमें एक नई सहकारी समितियां जोड़ी गई भारतीय संविधान में। तो इस प्रकार दोस्तों एक और हम लोग देख लेते हैं इसमें जो भारतीय संविधान की विशेषता है, वो है धर्मनिरपेक्ष, 1 मिनट में लिख देता हूँ, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जो भारतीय संविधान होगा वो धर्मनिरपेक्षता का नियम लागू होगा यहाँ पे। यानी कि जो भारतीय संविधान में किसी एक धर्म की मान्यता नहीं दी जाएगी, सभी धर्मों को एक समान ढंग से यहाँ पर माना जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में कहा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के बनाने के पीछे क्या कारण थे। तो जो सबसे पहला था कि भौगोलिक कारण और राज्य की विस्तार और विविधता, यानी कि जो भारत की भौगोलिक कारण है यानी कि भारत के जो राज्य हैं उनका विस्तार, और भारत में जो जैव विविधता यानी कि विविधता है यानी कि अनेकता में एकता, यहाँ पर कई समुदाय कई जाति के लोग निवास करते हैं, उनको एक संगठित रूप से यानी कि एक ही संघ के रूप में बनाने के लिए भारतीय संविधान को बनाया गया था कि एकजुट रहें, एक संविधान को माने और आपस में एक संप्रभुता के तहत ये एक ही देश में निवास करें सभी जाति धर्म के लोग, इसलिए भारतीय संविधान को बनाया गया था दोस्तों।
इसके बाद इसमें क्या होता है कि ऐतिहासिक इसका एक कारण था कि 1935 का जो अधिनियम था वो ऐतिहासिक कारण है बनाने के पीछे भारतीय संविधान का। इसमें क्या हुआ था कि जो 1935 का संविधान था ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों की कमी थी जिसको भारतीय संविधान के द्वारा सुधारा गया और एक बहुत ही अच्छा मतलब संविधान बनाया गया, जिसमें कई देशों से चीज़ें लेकर के भारतीय संविधान में रखी गई और 1935 के जो अधिनियम में कमियां रह गई थी वो भारतीय संविधान के द्वारा पूरी की गई। दोस्तों, एक और था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र राज्य के लिए एकल संविधान, यानी कि जो पहले था कि जम्मू कश्मीर में अलग संविधान था वहाँ का और भारत का संविधान अलग था। तो दोस्तों अभी क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर से ये प्रावधान हटा लिया गया है। अब भारत में जम्मू कश्मीर में जो भारत में प्रावधान लागू होंगे संविधान के वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। पहले जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान था और भारत के लिए अलग संविधान, इसलिए संविधान का गठन किया गया था, बनाया गया था। एक और है दोस्तों इसके कारणों में, वो है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों की प्रभुता, यानी कि जब संविधान बनाया गया उसमें कई कानून बनाने वाले यानी कि विधि वेत्ताओं की उपस्थिति थी, इसलिए भी वो सब एक ऐसा संविधान बनाने के लिए मतलब प्रयासरत रहे और बनाने में वो अपनी अहम भूमिका निभाए। कानून विशेषज्ञों ने। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों संविधान की आलोचना, यानी कि जो संविधान बना उसकी कुछ आलोचकों ने इसकी आलोचनाएं की हैं, वो किस तरह से की हैं ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या बताया गया था आलोचकों के द्वारा कि ये भारतीय संविधान क्या है, उधार का संविधान है, यानी कि जो भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम के प्रावधान और विभिन्न देशों से जो भी चीज़ें ली गई हैं वो चीज़ें ले करके, यानी कि कई देशों के संविधान से ली गई चीज़ें, उधार ली गई चीज़ें भारतीय संविधान में पुट की गई, इसलिए कहा गया कि यह एक उधार संविधान है, यानी कि यह विभिन्न देशों से लिया गया, वहाँ से चीज़ें ले करके भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं, खुद से नहीं बनाई गई हैं, और यह उधार का संविधान कहा गया आलोचकों के द्वारा। इसी प्रकार दूसरा जो इसकी आलोचना की गई थी वो था कि 1935 के अधिनियम का टू द कॉपी है, यानी कि बताया गया कि जो 1935 का अधिनियम था उसका टू द कॉपी, यानी कि वहाँ से कॉपी करके और भारतीय संविधान में पेस्ट कर दी गई चीज़ें, यानी कि जो प्रावधान 1935 में लागू थे वही प्रावधान भारतीय संविधान में लागू किए गए, ये चीज़ें बताई गई आलोचकों के द्वारा। और एक और चीज़ें इसकी जो आलोचना में है वो है गैर भारतीय और भारतीय विरोधी, बताया गया कि भारतीय संविधान एक गैर विरोधी है और ये भारतीयों के लिए विरोधी है। जैसा कि जो संविधान बनाने वाले लोग थे वो विधि वेत्ता थे और उनको भारतीय जो पृष्ठभूमि है, यानी कि भारत की जो गरीबी है, भारत के लोग हैं, भारतीय जो कई धर्मों में लोग हैं, उनके लिए एक उचित प्रकार से संविधान नहीं बनाया गया। इस चीज़ की भी आलोचना आलोचकों द्वारा की गई कि यह गैर भारतीय, यानी कि जो बनाने वाले थे संविधान को वो गैर भारतीय थे, भारतीय लोग नहीं थे। जैसे 1935 वाला संविधान ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था और वो चीज़ को लेकर के भारतीय संविधान में रखा गया, इसलिए कहा गया कि यह भारत विरोधी संविधान है। एक चीज़ इसमें क्या कहा गया था कि गांधीवाद से दूर संविधान, यानी कि गांधीवाद क्या कहते थे कि ऐसा संविधान हो जिसमें पंचायती व्यवस्था को सर्वोच्चता प्रदान की जाए और भारतीय जो लोग हैं उनके लिए संविधान एक बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध हो, ऐसा संविधान बनाया जाए। जो गांधीवादी विचार थे उसको अनभिज्ञ करके और संविधान बनाया गया, इसलिए आलोचकों ने क्या कहा कि यह गांधीवादी जो सिद्धांत से इससे दूर का संविधान है, यानी कि इस संविधान में गांधीवादी विचार तत्वों का उल्लेख नहीं किया गया है, मतलब कि पूर्ण रूप से गांधीवादी विचारता पर निर्भर ये संविधान नहीं है।
यहाँ पर क्या होता है कि महाकाय आकार यानी कि भारतीय जो संविधान है उसका आकार बहुत ज़्यादा है, और जो उसमें चीज़ें हैं यानी कि जो उसकी भाषाएं हैं वो आम जनता के समझ के बाहर है। तो इसका जो आकार है वो विस्तृत रूप से है, यानी कि भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान है। ये चीज़ भी आलोचकों द्वारा बताई गई कि इसका आकार बहुत बड़ा है, इतना बड़ा आकार नहीं होना चाहिए था। जो लास्ट इसकी आलोचना है दोस्तों वो है वकीलों का स्वर्ग, यानी कि भारतीय जो संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया गया, यानी कि जो भारतीय संविधान बनाया गया था उसमें वकीलों यानी कि जो न्याय शास्त्री लोग थे उनके द्वारा यह संविधान बनाया गया था, और उन्होंने अपने ढंग से कई चीज़ें रखी इसमें, जैसे कि भाषा यानी कि भारतीय संविधान की जो भाषा है वो वकीलों तक ही सीमित है, यानी कि आम लोग इसको समझ पाने में आम लोगों की समझ के बाहर है ये चीज़ें। इसको वकील लोग ज़्यादा समझ पाते हैं इसकी भाषाओं को, इसलिए इसे कहा गया है कि यह वकीलों का स्वर्ग कहा गया आलोचकों के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। तो दोस्तों इसके जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मेरी वो होगा भाग 1, यानी कि जो भारतीय संविधान का भाग 1 है उसके बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।